एक तरफ आसमान में रॉकेट जा रहे हैं और अंतरिक्ष से लौटकर ना वापस उसी जगह पे एकदम सटीकता से लैंड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मतलब गैस सिलेंडर या एक मामूली सी ऊर्जा सब्सिडी के लिए आज भी लोग चिलचिलाती धूप में लंबी लाइनों में खड़े हैं। द डीप डाइव के आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी अजीब विडंबना को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये वाकई एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, मतलब हमारे पास जो आज की स्रोत है ना, वे शासन यानी गवर्नेंस, तकनीक और ऊर्जा संकट के दौरान आने वाली प्रशासनिक बाधाओं का बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हैं। तकनीक इतनी आगे जा चुकी है, फिर भी जो ये लास्ट माइल डिलीवरी है वो अभी भी भौतिक कतारों और सरकारी फाइलों के लूप में क्यों फंसी है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरी समस्या की जड़ को ना हमारे स्रोत बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से सिस्टमिक एसिंक्रोनी कहते हैं। सिस्टमिक एसिंक्रोनी मतलब अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो ये क्या है? देखिए, ये सीधे तौर पर गति के बीच का असंतुलन है। जब कोई ऊर्जा संकट आता है, जैसे गैस की अचानक कमी हो गई या ईंधन के दामों में उछाल आ गया, तो उस संकट के बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है। हाँ, वो तो रातों रात हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो सरकारी प्रतिक्रिया है उसकी गति अभी भी ना एनालॉग युग की ही है। सरकारें ऐप्स और पोर्टल्स तो बना रही हैं, लेकिन पीछे का जो नीतिगत ढांचा है वो अभी भी उसी पुरानी फाइलों वाली मानसिकता पर चल रहा है। मुझे ना इसमें एक बात समझ नहीं आती। अगर प्रशासन के पास आज सबसे तेज सर्वर है, सबसे तेज इंटरनेट है, तो फिर लोगों तक सुविधा पहुंचने की प्रक्रिया इतनी धीमी कैसे हो सकती है? इसे ना एक 10 लेन वाले शानदार एक्सप्रेसवे की तरह देखिए। अच्छा, हमने 10 लेन का डिजिटल हाईवे तो बना दिया है। इंटरनेट और पोर्टल के जरिए लोग बहुत तेजी से सफर कर रहे हैं, लेकिन उस हाईवे के एंड में जो टोल बूथ है ना, वो सिर्फ एक है। ओ, मतलब पोर्टल ने लोगों को तेजी से टोल बूथ तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है। एकदम सही। और उस बूथ पर बैठा कर्मचारी हर गाड़ी के कागजात मैन्युअल रूप से चेक कर रहा है। इसी को स्रोत लीनियर ट्रांजैक्शन या रेखीय लेनदेन कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति फॉर्म भरेगा, दूसरा उसकी जांच करेगा। हाँ, और तीसरा अधिकारी मुहर लगाएगा, और तब जाकर कहीं सेवा मिलेगी। ये एक सीधी पाइपलाइन है जो उसी एक मैनुअल बूम बैरियर की तरह काम कर रही है। तो सामान्य दिनों में तो ये व्यवस्था शायद चल भी जाए। बिल्कुल चलती है, लेकिन संकट के समय जब लाखों लोग एक साथ उस डिजिटल टोल बूथ पर आते हैं ना, तो पूरा सिस्टम बुरी तरह चोक हो जाता है। तो मतलब ये सिर्फ कोई तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी डिजाइन की समस्या है। लेकिन स्रोतों में एक और बात बहुत प्रमुखता से उभर कर आती है कि जब ये जाम लगता है तो कुछ लोग इसी जाम में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, आप प्राइवेट कंपनियों की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। जब सरकारी पाइपलाइन चोक होती है तो निजी संस्थाएं बहुत तेजी से सक्रिय हो जाती हैं। देखिए, ये अर्थशास्त्र का बहुत ही सीधा सा नियम है। जब मांग ज्यादा हो और आपूर्ति का सरकारी रास्ता जाम हो जाए, तो निजी बाजार एक समानांतर रास्ता खोल देता है, और वे खुद को एकमात्र तेज और कुशल विकल्प के रूप में पेश करते हैं, है ना? बिल्कुल। जो व्यक्ति सरकारी लाइन में खड़े होकर थक चुका है, वो उसी सेवा के लिए निजी कंपनियों को एक भारी प्रीमियम कीमत चुकाने को मजबूर हो जाता है। ये कोई नैतिक या अनैतिक बात नहीं है, ये बस आपूर्ति और मांग का खेल है, जिसे हमारी ये जो रेखीय नीतियां हैं ना, वे अनजाने में खुद ही बढ़ावा दे रही हैं। तो अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें, तो सवाल ये उठता है कि इस 10 लेन के हाईवे से इस इकलौते टोल बूथ को हटाने का तरीका क्या है? हम प्रशासन को केवल कमी के प्रबंधन से बाहर निकालकर प्रवाह या फ्लो के प्रबंधन की ओर कैसे ले जा सकते हैं? इसके लिए स्रोतों ने डायनामिक एलोकेशन इंजन्स का मॉडल सामने रखा है। डायनामिक एलोकेशन इंजन्स, ये कैसे काम करते हैं? देखिए, अभी का जो सिस्टम है वो पुल मॉडल पर काम करता है। मतलब नागरिक को लाइन में लगकर सेवा मांगी पड़ती है, उसे पुल करना पड़ता है। लेकिन डायनामिक एलोकेशन एक पुश मॉडल है। पुश मॉडल मतलब सिस्टम खुद सेवा देगा। हाँ, इसमें सिस्टम पीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी के लिए लोगों को लाइन में खड़ा नहीं करता, बल्कि उपलब्ध डेटा जैसे इलाके की उपयोगिता खपत, भौगोलिक घनत्व या आय के संकेतों का उपयोग करके संकट के चरम पर पहुंचने से पहले ही नागरिकों को विकल्प पुश कर देता है। अरे वाह, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मुझे एक व्यावहारिक संदेह भी है। बताइए। ये विकल्प पुश करना जमीनी स्तर पर काम कैसे करेगा? मान लीजिए एक शहर में एलपीजी गैस का भयंकर संकट आने वाला है, तो क्या सिस्टम अपने आप लोगों के घरों में बिजली वाले स्टोव भेज देगा? ये तो लॉजिस्टिक के नजरिए से लगभग असंभव सा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक आपके घर आकर स्टोव दे जाएगा। यहीं पर एक सक्रिय सरकार यूनिवर्सल डेटा सिंक का लाभ उठाती है।
यूनिवर्सल डेटा सिंक, इसके क्या मायने हैं? स्रोत इसके 3 मुख्य स्तंभ बताते हैं, जिनमें से पहला है प्रेडिक्टिव डिमांड मैपिंग। इसमें एआई का काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि आज गैस कहाँ कम है। तो फिर उसका मुख्य काम क्या है? उसका काम है ये अनुकरण करना कि अगर गैस कम हुई तो लोग किस दूसरे विकल्प पर शिफ्ट होंगे। इसे स्रोत शिफ्ट लोड का अनुकरण करना कहते हैं। शिफ्ट लोड, क्या आप इसे किसी असल उदाहरण से समझा सकते हैं ताकि ये और स्पष्ट हो जाए? बिल्कुल। मान लीजिए एक बड़े इलाके में पेट्रोलियम या एलपीजी की कमी हो गई है और वहां के 10,000 परिवार गैस छोड़कर इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि इंडक्शन स्टोव। अच्छा। अब सोचिए, अगर 10,000 इंडक्शन स्टोव शाम को 7 बजे एक साथ चालू होंगे, ओहो, वहां का लोकल पावर ग्रिड तो पूरी तरह ठप हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर तुरंत उड़ जाएगा क्योंकि वो इतने भारी लोड के लिए तैयार ही नहीं होगा। एकदम सही। और प्रेडिक्टिव डिमांड मैपिंग का मुख्य काम यही है। एआई इस शिफ्ट लोड की भविष्यवाणी ट्रांसफॉर्मर उड़ने से बहुत पहले कर लेता है। मतलब वो ग्रिड को पहले ही अलर्ट कर देगा? हाँ, वो स्थानीय पावर ग्रिड को अलर्ट भेजता है कि आज शाम 7 बजे मांग अचानक 40% बढ़ने वाली है, अपनी सप्लाई को अभी से एडजस्ट कर लें। ये सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, ये उस डेटा से बुनियादी ढांचे को बचाना है। वाकई ये बहुत प्रभावी लगता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भविष्यवाणी करने के लिए तो सिस्टम को हर घर की जरूरत का अंदाजा लगाना होगा। और अगर सिस्टम खुद ही तय कर रहा है कि किसे क्या मिलेगा, तो क्या ये दूसरे स्तंभ की तरफ इशारा नहीं करता, जिसे स्रोत में स्वचालित पात्रता या मेथडोक्रेसी कहा गया है? हाँ, ये बिल्कुल उसी से जुड़ा है। मेथडोक्रेसी या स्वचालित पात्रता का मतलब है कि सब्सिडी वाले विकल्पों तक पहुंच किसी बाबू के हस्ताक्षर या किसी भौतिक सत्यापन लाइन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये तय कैसे होगा कि किसे मदद मिलनी चाहिए? सिस्टम डेटा का उपयोग करके ना व्यक्ति की वस्तुनिष्ठ आवश्यकता यानी ऑब्जेक्टिव नीड और प्रणालीगत योगदान के आधार पर खुद तय कर लेता है कि इस परिवार को मदद की जरूरत है, और वो लाभ बिना कोई फॉर्म भरे स्वचालित रूप से सौंप दिया जाता है। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि ये विचार ना मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा जोखिम भरा लगता है। जोखिम भरा कैसे? देखिए, मान लीजिए सिस्टम ने तय किया कि किसी व्यक्ति को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसका एल्गोरिदम ऐसा कहता है। अगर एक सरकारी क्लर्क गलती करता है तो उससे जाकर बहस की जा सकती है, उसे अपनी स्थिति समझाई जा सकती है। हाँ, इंसान से तो बात की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक एआई किसी को उसका हक देने से मना कर दे, तो शिकायत किस मशीन से की जाएगी? ये तो एक पूरा ब्लैक बॉक्स बन जाएगा ना, जहाँ नीतियां इतनी जटिल हो जाती हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। जब मशीनें फैसले लेने लगती हैं, तो सिस्टम में मौजूद बिचौलिए, चाहे वे नौकरशाह हों या निजी, उसका फायदा उठा सकते हैं, या फिर भेदभाव का एक नया खतरा पैदा हो जाता है। तो इस जटिलता और ब्लैक बॉक्स वाली स्थिति को कैसे रोका जाए? इसीलिए स्रोतों में बिचौलियों के मुनाफे और इस भेदभाव को रोकने के लिए 3 तकनीकी तरीके बताए गए हैं, जिनमें एक है एल्गोरिदम पारदर्शिता या एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि एआई का उपयोग भाई भतीजावाद या फेवरेटिज्म के लिए ना हो। जो एआई प्राथमिकता तय कर रहा है ना, उसका एक ओपन सोर्स एल्गोरिदम द्वारा लगातार ऑडिट होना अनिवार्य है। ओपन सोर्स ऑडिट, क्या इसका मतलब है कि कोई भी जाकर कोड पढ़ सकता है? ये बात सिर्फ कोड पढ़ने की नहीं है, बल्कि उन बुनियादी नियमों की है जिन पर वो एआई काम कर रहा है। स्रोत इसे सिस्टम में सिस्टमिक अलाइनमेंट का एक मेटा कांस्टेंट है। मेटा कांस्टेंट, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे क्या? इसे ना एक संवैधानिक आधार रेखा की तरह समझिए। जैसे देश के कुछ बुनियादी कानून होते हैं जिन्हें कोई सरकार या अधिकारी नहीं बदल सकता। हाँ, संविधान के मूल ढांचे की तरह। बिल्कुल। वैसे ही इस एआई सिस्टम का एक बुनियादी नियम होगा कि यह किसी भी स्थिति में किसी विशेष वर्ग के साथ पक्षपात नहीं करेगा। और क्योंकि यह ओपन सोर्स है, कोई भी निष्पक्ष ऑडिटर लगातार इसकी निगरानी कर सकता है कि एआई इस मेटा कांस्टेंट को कहीं तोड़ तो नहीं रहा है। यानी मशीन को एकदम खुला नहीं छोड़ा गया है, उसके चारों ओर पारदर्शिता और ऑडिट की एक मजबूत दीवार है। सही कहा। ये तो हुई एआई और ऑडिट की बात। लेकिन जो तीसरा स्तंभ स्रोत में बताया गया था, लोकल फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कैसे काम करेगा? क्या संकट के समय हम सिर्फ बड़े पावर प्लांट्स पर निर्भर रहना छोड़ देंगे? देखिए, ये शासन की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब संकट आता है ना, तो अक्सर बड़े और केंद्रीकृत सिस्टम सबसे पहले फेल होते हैं। हाँ,
और तभी निजी एकाधिकार मनमाने दाम वसूलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इसे रोकने के लिए सरकार सॉवरेन टैक्स स्टैक का समर्थन कर सकती है। इसके तहत ना समुदाय के स्वामित्व वाले एनर्जी माइक्रोग्रिड्स और पीयर टू पीयर यानी P2P एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स स्थापित किए जा सकते हैं। पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इसका असल में क्या मतलब है? क्या एक आम नागरिक दूसरे नागरिक को बिजली बेच सकता है? हाँ, बिल्कुल यही इसका मतलब है, जो कि केंद्रीकृत बिचौलियों से पूरी तरह स्वतंत्र होगा। मान लीजिए किसी घर की छत पर सोलर पैनल लगा है और उसने अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा की है। अच्छा, तो वो अतिरिक्त बिजली का क्या करेगा? दूसरी तरफ उसी मोहल्ले में किसी और घर को अतिरिक्त बिजली की जरूरत है। इस सिस्टम के जरिए वो पहला घर अपनी अतिरिक्त बिजली सीधे अपने पड़ोसी को बेच सकता है, बिना किसी बड़े बिजली बोर्ड के। विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लेन देन सुरक्षित कैसे होगा? क्योंकि जहां पैसे और सब्सिडी का लेन देन होता है, वहां सिस्टम के भीतर बिचौलिए हमेशा कोई ना कोई लूपहोल निकाल ही लेते हैं। ये तो है। अगर कोई स्थानीय ग्रिड बन भी जाए, तो क्या गारंटी है कि बीच में कोई दलाल मुनाफा नहीं खाएगा? और यहीं पर तकनीक का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। इस समस्या से निपटने के लिए स्रोतों ने सब्सिडी के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का तरीका सुझाया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये सामान्य सब्सिडी से कैसे अलग है? देखिए, वर्तमान में जो सब्सिडी वाउचर के रूप में दी जाती है, उसकी बहुत आसानी से कालाबाजारी हो सकती है। कोई भी उस वाउचर को बेच सकता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोग्रामेबल टोकन का उपयोग करते हैं। तो ये टोकन कैसे काम करता है? इसे एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझिए। सब्सिडी का पैसा इस तिजोरी में बंद कर दिया गया है और इस तिजोरी की चाबी कोई इंसान या अधिकारी नहीं है, बल्कि एक तटस्थ IoT सेंसर है। IoT सेंसर की चाबी, इससे किसी जमीनी उदाहरण से जोड़ें तो ज्यादा साफ होगा। मान लीजिए सरकार PNG गैस कनेक्शन के लिए सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का पैसा उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली डिजिटल तिजोरी में रख दिया गया है। ठीक है। अब जब तक वो गैस मीटर, जो कि एक IoT सेंसर से जुड़ा है, ये सिग्नल नहीं भेजता कि उस घर में विशिष्ट सेवा शुरू हो गई है, मतलब पहली बार गैस जल चुकी है, तब तक पैसा लॉक रहेगा। बिल्कुल, तब तक वो डिजिटल चाबी तिजोरी को नहीं खोलेगी। जैसे ही गैस जलती है, सेंसर सिग्नल भेजता है और पैसा सीधे वेंडर के खाते में चला जाता है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि बीच में किसी भी अधिकारी के सत्यापन या मोहर की जरूरत ही नहीं है। जब तक सेवा जमीन पर सच में नहीं उतरेगी, पैसा अनलॉक ही नहीं होगा। हाँ, ये भ्रष्टाचार को सिस्टम के डिजाइन से ही बाहर कर देने वाला तरीका है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी है। और इसके अलावा स्रोतों ने बिचौलियों को हटाने का एक और तरीका बताया है, API संचालित शासन या API ड्रिवन गवर्नेंस। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकार अपना सरकारी ऊर्जा डेटा API जांची परखी स्टार्टअप्स के लिए खोल देती है। मतलब सरकार खुद ऐप नहीं बनाएगी? हाँ, सरकार खुद एक धीमी वेबसाइट बनाने के बजाय अपना डेटा ढांचा इन्वेटेड स्टार्टअप्स को दे देती है। अब ये स्टार्टअप्स इस बात पर प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन नागरिक को सबसे तेजी से सुविधा दे सकता है। ये बाजार को देखने का बहुत ही अलग नजरिया है। आमतौर पर कंपनियां सरकार के साथ लॉबिंग करती हैं कि टेंडर किसे मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा इस बात पर हो रही है कि कौन सी कंपनी नागरिक को सबसे अच्छी सुविधा दे पा रही है। जो ऐप सबसे तेज होगा, लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। एकदम सही। और यही वो बदलाव है जो शासन के पूरे अर्थ को बदल देता है। तो इन सारी बातों को सुनकर मुझे लग रहा है कि बात सिर्फ तकनीक की नहीं है। हाँ, असली समाधान केवल अधिक AI का उपयोग करना नहीं है। स्रोतों के अनुसार ये मेथड लेड शासन की ओर एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। मेथड लेड शासन। हाँ, और इस बदलाव के केंद्र में है एक मेथड कॉन्ट्रैक्ट। तो सारी चर्चा को समेटते हुए अगर मैं पूछूं तो इसका असल में क्या मतलब है? ये मेथड कॉन्ट्रैक्ट हमारी पुरानी व्यवस्था से कैसे अलग है? स्रोत से ही एक सीधा उदाहरण लेते हैं। आज के समय में सरकार एक नीति बनाती है और फिर सालों तक नौकरशाह उसे लागू करने की लंबी प्रक्रिया में उलझे रहते हैं, जो कि वही लीनियर ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल। लेकिन मेथड कॉन्ट्रैक्ट में सरकार केवल अपना इरादा तय करती है। जैसे सरकार ने घोषणा किया कि अगले 60 दिनों में शहर के 30% हिस्से को इलेक्ट्रिक कुकिंग में बदलना है। अच्छा, बस एक लक्ष्य दे दिया। और इसके बाद क्या होता है? फाइलों का काम कौन करता है? इसके बाद AI संचालित सिस्टम स्वचालित रूप से परमिट, सब्सिडीज और सप्लाई चेन को इस तरह एडजस्ट करता है कि वो लक्ष्य पूरा हो जाए। मतलब किसी इंसान को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम प्रक्रियात्मक स्थिति के बजाय वस्तुनिष्ठ योगदान को महत्व देता है। किसी भी व्यक्ति को सरकारी दफ्तर के बाहर फॉर्म लेकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। वाकई, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ पर सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि संकट तो वास्तविक है, लेकिन जो लूपहोल हमें परेशान करते हैं ना, वे सिस्टम की संरचनात्मक पसंद का परिणाम है।
बिल्कुल, और ये हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ले आता है। आईटी में इतनी बड़ी उन्नति का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है अगर वो केवल बिचौलियों के बजाय सीधे नागरिकों की सेवा ना करे। सही कहा। तकनीक का काम सिर्फ रास्तों को डिजिटल बनाना नहीं है, बल्कि रुकावटों को पूरी तरह से हटाना है। हाँ, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जो हमारे स्रोत के अंत में भी बहुत ही विचारोत्तेजक ढंग से पूछा गया है। क्या है वो सवाल? राज्य के नेतृत्व वाली पहलों और निजी बाजार के शोषण के बीच चल रहे इस संघर्ष में विकेंद्रीकृत लोकल फर्स्ट डेटा सिस्टम की क्या भूमिका होगी? ये सोचने वाली बात है। जहां एआई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काम कर रहे हैं, क्या ये तकनीक वास्तव में सत्ता को वापस समुदायों के हाथ में सौंप सकती है, या फिर ये नियंत्रण का कोई नया डिजिटल रूप बन जाएगी? ये वो सवाल है जो भविष्य के शासन की पूरी दिशा तय करेगा। क्या ये तकनीक उस भौतिक कतार को सच में जड़ से मिटा पाएगी? जब हम शासन और तकनीक की बात करते हैं तो इस गहरे विचार पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। द डीप डाइव के आज के इस विचार विमर्श में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी और ऐसे ही दिलचस्प विषय की तह तक जाने के लिए।